ऐसा आजाद भारत में भी लागू हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना आंदोलन देशव्यापी बनाने का फैसला किया। 1942 को जब बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया, सारे देश के अछूतों का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया और वहां पर एक नया संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। और इस तरह से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया और उसके द्वारा रेजोल्यूशन पास किए गए। उसी रेजोल्यूशन के तहत अंतर्गत बाबा साहब आम्बेडकर को सेंट्रल गवर्नमेंट में वाइसराय काउंसिल पर उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और लेबर मिनिस्टर बनाया गया। उसके साथ साथ सिंचाई का विभाग दिया गया, उसके साथ साथ बिजली का विभाग दिया गया, उसके साथ साथ CPWD का विभाग दिया गया। 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब आम्बेडकर को अकेले को दिया गया और एक बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब आम्बेडकर पर दी गई। जब ये बात गांधी जी ने देखा कि आम्बेडकर को मैंने 32 को परास्त किया था, वो आम्बेडकर दोबारा शक्तिशाली बनकर उभर कर आ गया है और उनको देश में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। जब ये बात देखा तो उनको लगा कि अंग्रेज अगर भारत में रहे तो निश्चित रूप से ये इनको और ज़्यादा अधिकार देते रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को भगाना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा का गांधी जी ने डू और डाई करके सहारा लिया और राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। और इस राष्ट्रव्यापी हिंसा के सहारे पर बाद में गांधी जी ने अंग्रेजों को ब्लैकमेल किया और अंग्रेजों पर दबाव डाल के जैसा चाहते हैं वैसा करने की कोशिश की। तो इस तरह से ये जो पूना पैक्ट है, इस जॉइंट इलेक्टोरेट है, वो आज़ाद भारत में 330 और 332 ये जो आर्टिकल है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में पॉलिटिकल रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत लागू किया गया। जब ये बात लागू की गई तो बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे कि ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन रहेगा, नामधारी रिप्रेजेंटेशन रहेगा और ये नामधारी रिप्रेजेंटेशन की वजह से निश्चित रूप से ये हमारे लोगों को दलाल और भड़वा और चमचा बनाया जा सकता है। जब इसको 50 साल हो गए, पूना पैक्ट को जब 50 साल हो गए यानी 82 को, तो काशीराम जी ने इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन चलाया था और इसको एक्सपोज करने का, नंगा करने का बड़ा काम करने की कोशिश की। और इसके बारे में चमचा एज नाम का एक बड़ा किताब उन्होंने लिखा और उसमें सारी विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की गई, सारे सबूतों के साथ सारी बातें जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल मामला जो है, वो फंडामेंटल मामला हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस जॉइंट इलेक्टोरेट ने आज़ाद भारत में दलाल और भड़वे पैदा किए और इसी वजह से नेतृत्व का अधिकार, नेतृत्व करने का जो अधिकार मिल रहा था वो खत्म किया गया। तो पूना पैक्ट ने, जॉइंट इलेक्टोरेट ने नेतृत्व, स्वाभिमानी स्वावलंबी नेतृत्व जो है खत्म किया गया। तो इस तरह से जब ये नेतृत्व खत्म किया गया तो आज आजाद भारत में ये लोग सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि 131 मेंबर पार्लियामेंट अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग चुनकर जाते हैं और 1200 से ज्यादा MLA सारे देश भर में चुनकर जाते हैं। हैरान करने वाली बात है कि SC ST के जो 131 मेंबर पार्लियामेंट है
अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनकर जाते तो सेंटर में कभी भी ब्राह्मणों की, कांग्रेस की या बीजेपी की कभी भी कोई सरकार नहीं बनती। और जब सरकार बनती तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के सपोर्ट से ही सरकार बनाई जा सकती थी, अन्यथा सरकार नहीं बनाई जा सकती थी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको जानना और समझना आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन पढ़े लिखे लोगों को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है और इस वजह से वो दलालों और भड़ों को ही अपना प्रतिनिधि मानते हैं। और इसकी वजह से जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा स्वाभिमानी, स्वावलंबी और राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया था, वो आंदोलन दलालों और भड़वों को, हमारे साधारण लोगों ने उनको अपना नेता तस्लीम करने की वजह से ये आंदोलन समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और इस वजह से हमारे समाज में नेतृत्वहीनता का निर्माण हुआ और नेतृत्वहीनता की वजह से हम लोगों को संविधान में जो अधिकार मिले, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को लगभग 63 प्रोविजन है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट और दूसरे बहुत सारे जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट से छोटे अधिकार है, मगर सबसे बड़ा अधिकार फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट जो है ये आजाद भारत में अमल नहीं हुए। फंडामेंटल राइट को अमल करने के लिए किसी प्रकार के कोई कानून नहीं बनाए गए। हजारों कानून पार्लियामेंट ने बनाए, मगर फंडामेंटल राइट को अमल में लाने के लिए किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया गया। ये कानून नेतृत्वहीनता की वजह से ऐसा हुआ, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस वजह से राजनीतिक क्षेत्र में आजाद भारत में हमारे लोगों का कोई स्वतंत्र आंदोलन दिखाई नहीं देता था। काशीराम जी के उदय के पहले कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं दिखाई देता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये गुलाम भारत में खड़ा किया था, मगर आजाद भारत में पढ़े लिखे लोगों की इतने बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ने के बावजूद भी कोई आंदोलन, उस समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण होने के बावजूद भी कोई आंदोलन निर्माण नहीं हो पाया। इस बात को ध्यान में रखते हुए काशीराम जी ने पहल करके यह आंदोलन चलाया था और नेतृत्व निर्माण करने की कोशिश की गई थी। उत्तराखंड में जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, जिन्होंने वहां उत्तरांचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर वहां के हमारे लोगों को नेतृत्व देने का काम किया था, एक बड़ा काम उनके द्वारा किया गया था। तो जो उत्तराखंड के अंदर केवल मात्र आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाले लोग, आरक्षण के लिए नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, आरक्षण से बाहर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की 85% संख्या है। अगर हम इसमें 30-35% लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, 1/3 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो भी राज सत्ता हासिल कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या बल का ताकत हमारे लोगों के अंदर है। ये बात पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। और इसी वजह से, क्योंकि पूना पैक्ट ने जॉइंट इलेक्टोरेट थोप दिया और इस थोपे हुए जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से उत्तराखंड में जो आरक्षण के विरोध में आंदोलन चलाकर एक अलग राज्य निर्माण किया गया। नहीं तो जब भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पहाड़ी एरिया के रहने वाले जो गोविंद वल्लभ पंत है, पंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। प्लेन एरिया के आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता था। नारायण दत्त तिवारी को कई बार मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी पहाड़ का ही रहने वाले थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को वहीं से मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया। तो ये
जब उन्होंने देखा कि या अब तो उत्तर प्रदेश में या तो एसपी की सरकार आएगी और एसपी की जाएगी तो बीएसपी की आएगी, तो फिर उन्होंने देखा कि अब हमारे हाथ में तो सत्ता आने वाली नहीं है, इसलिए उन लोगों ने अलग से उत्तराखंड बनाने का आंदोलन चलाया। तो ये जातिवादी लोग थे, ब्राह्मणवादी लोग थे उन लोगों ने, और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर राज्य देने का कानून पास कर दिया। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं हम बीजेपी के विरोध में हैं, मगर दोनों ने मिलकर पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण बात जो है हम लोगों को जानने की और समझने की जरूरत है। इस बात को जानने समझने के लिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हम लोगों को उत्तरांचल के अंदर जो सामाजिक आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, वो केवल आरक्षण का आंदोलन चलाने से काम नहीं चलेगा। नेतृत्व जो सही और सच्चा जो नेतृत्व होता है, वो अपनी मूलभूत समस्या को, मौलिक समस्या को, बुनियादी समस्या को जानकर उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। हमारी आजाद भारत में बुनियादी समस्या क्या है? बुनियादी समस्या ये है कि आजाद भारत में भी हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। अगर मैं इस बात को समझाने के लिए आपको उदाहरण दूं, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 1952 में जब वो पंजाब में पटियाला में भाषण देने के लिए गए, तो वहां उन्होंने भाषण में कहा कि आजाद भारत में हम लोग आजाद नहीं हैं। आजाद भारत में हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। यह गुलामी हमारी वजह से नहीं है, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर थोपी हुई गुलामी है। आजाद भारत में हम अब भी गुलाम लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि आजाद भारत में भी हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया। इस गुलामी का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लाख वोट लेकर चुनकर जाने वाले मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में एमएलए को बोलने नहीं दिया जाता। अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेता हुआ है, उस नेता ने ये बात कही कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी लोगों को अगर गुलाम बनाए रखना है तो उनके बोलने के आजादी पर पाबंदी लगा दो। तो भारत में हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता, और हमारे लोगों को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा गया है। जब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा गया है, तो हमारे साधारण लोगों की क्या औकात है? जो हमारी प्रजा है उसकी क्या औकात है? उसको तो आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा गया है। इस उदाहरण से ये बात सिद्ध होती है। तो पूना पैक्ट जो कम्युनल अवार्ड था, जो सेपरेट इलेक्टेड था, वो हमारी आजादी थी, और जो जॉइंट इलेक्टेड है वो ब्राह्मणों के द्वारा, गांधी के द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई गुलामी थी, और यही आजाद भारत में थोपी गई। बाबा साहब आम्बेडकर ने आजाद भारत में जॉइंट इलेक्टेड को समाप्त करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने वादा भी किया था, मगर बाद में अंग्रेजों ने धोखाधड़ी की और हम लोगों को उन्होंने ऐसा ही ब्राह्मणों के भरोसे पर छोड़ दिया, और छोड़ करके वो लोग हम लोगों को छोड़कर चले गए। और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा धोखा अंग्रेजों के द्वारा भी दिया गया है, कांग्रेस और गांधी के द्वारा भी धोखा किया गया है। तो इस तरह से आजाद भारत में हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया, और गुलाम, इस वजह से गुलामी हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम गुलामी खत्म करने के लिए आंदोलन चलाते हैं, अगर गुलामी खत्म करने के लिए आंदोलन चलाते हैं, अगर एससी एसटी ओबीसी की गुलामी खत्म हो जाती है,
SC ST को तो जॉइंट इलेक्टेड है, OBC को तो जॉइंट इलेक्टेड भी नहीं है। उनको पुनः पैक्ट का जो मौलिक मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा है, वो क्या है? पुनः पैक्ट का मौलिक मुद्दा है रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने ना देना। यही सिद्धांत उन्होंने OBC के ऊपर लागू कर दिया। और जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं उनके द्वारा OBC के लोगों को जब मंत्री, मुख्यमंत्री और MLA MP बनाया जाता है तो पुनः पैक्ट का यह सिद्धांत उनको भी लागू कर दिया गया और इस तरह से उनको भी गुलाम बनाकर रखा गया। और यही जॉइंट इलेक्टेड उन्होंने मुसलमानों को भी लागू कर दिया, माइनॉरिटी को भी लागू कर दिया। तो आजाद भारत में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को देश में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को जानने की जरूरत है। अगर हम गुलामी के विरोध में, इस थोपी हुई गुलामी के विरोध में आंदोलन करते हैं तो हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। तो फिर ये जो आरक्षण के मसले हैं, ये मसले हम हल कर सकते हैं। आरक्षण का आंदोलन करेंगे तो गुलामी का मामला आरक्षण के आंदोलन में शामिल नहीं किया जा सकता। गुलामी के खत्म करने के आंदोलन में हम आरक्षण का मामला शामिल कर सकते हैं, गरीबी का मामला शामिल कर सकते हैं, गरीबी हटाने का मामला भी शामिल कर सकते हैं। मगर गरीबी हटाने का मामला या आरक्षण बचाने का मामला केवल लिमिटेड छोटा मामला चलाकर हम लोग जो है आजादी या आरक्षण बचाने का काम नहीं कर सकते। इसे समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं चलाया था मगर आरक्षण मिला। क्यों? क्योंकि गुलामी खत्म करने के लिए आंदोलन चला रहे थे, इसलिए आरक्षण मिला। अगर हम गुलामी खत्म करने के लिए आंदोलन करते हैं तो हमारा आरक्षण आने वाले समय में भी बचा रह सकता है और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। आने वाले समय में हम इसके लिए भी बहुत सारी रणनीति चलाकर, बड़ा आंदोलन चलाकर इसकी कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी एक बात और भी हमारे जानकारी में आई कि उत्तरांचल में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पे बैक टू सोसाइटी फंड के लिए लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हम फंड क्यों दें। उनको ये मालूम ही नहीं है कि 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल तक हमारे बुजुर्गों ने जो आंदोलन चलाया, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उसकी बदौलत संविधान के सारे अधिकार मिले, उसमें भी आरक्षण मिला। तो आरक्षण से जिन लोगों को फायदा हुआ, जो डॉक्टर हो गए, जो इंजीनियर हो गए, जो वकील हो गए, जो नौकरी कर रहे हैं, जितने लोगों को भी नौकरी मिली वो 1848 से लेकर 1956 तक आंदोलन करने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिली। जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया उन लोगों को नौकरियां मिली। इसलिए उनके ऊपर, नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, जो फैसिलिटी लेने वाले लोग हैं उनके ऊपर समाज का ऋण है। ये ऋण चुकाने के लिए पे बैक टू सोसाइटी फंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा जानना और समझना जरूरी है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को इस संबंध में बता रहा हूं, समझा रहा हूं और ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तराखंड में एक और बड़ी समस्या है। वो समस्या भी ये है कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को ट्राइबल घोषित किया गया। इसका फायदा यह हुआ कि पहाड़ी एरिया में जो ब्राह्मण रहते हैं उन लोगों ने सारे ट्राइबल लोगों के अधिकार और हक और अधिकार छीन लिए। ये संविधान के विरोध में है, ये संविधान के विरोध में है और इसको चुनौती देने का काम हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। ये लड़ाई लड़ेंगे। ये संविधान के दायरे में सही फैसला नहीं है, न राज्य सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार है। केंद्र सरकार को, ये केंद्रीय कानून है, केंद्रीय कानून में इस तरह से बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस तरह से अधिकार वंचित करने का
षड्यंत्र उत्तराखंड में चल रहा है, इसके विरोध में सब लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। सारे ओरिजिनल या एसटी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो लोग इकट्ठा होकर ये आंदोलन इसके विरोध में चलाना होगा। ओबीसी को भी, ओबीसी के लिए भी वहां उत्तराखंड में पिछड़ा वर्ग एरिया घोषित किया गया है, एरिया को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में उनके अधिकारों पर भी अतिक्रमण किया गया। इस अतिक्रमण के विरोध में भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल एससी नहीं, एसटी नहीं, ओबीसी को भी साथ में लेना होगा और उसके साथ साथ माइनॉरिटी को भी साथ में लेना होगा और सारे लोगों को मिलकर अपना आंदोलन चलाना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तब ये आंदोलन आगे बढ़ाया जा सकता है, तब ये आंदोलन सफल किया जा सकता है और जब हमारे हक और अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं, ये भी बात हमको ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में ईवीएम की वजह से हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि ईवीएम आपके वोटों की चोरी करती है। ईवीएम मशीन के अंदर जब वोट जाता है तो मशीन के अंदर वोटों की चोरी होती है, वो मशीन पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी ना होने की वजह से अंदर मशीन के अंदर वोटों की चोरी होती है और इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इसके विरोध में सारे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने वाला एक बड़ा आंदोलन हमने शुरू किया है। अभी लॉकडाउन की वजह से केरला और तमिलनाडु, ये दो स्टेट रह गए हैं। ये दो स्टेट का आंदोलन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हम जरूर करेंगे और कन्याकुमारी तक ये आंदोलन चलाएंगे, ताकि ईवीएम जो है, ईवीएम का जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सके। उत्तराखंड में बामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है और वहां पर यह आंदोलन फैलाने की जरूरत है। आज हमारा यह आंदोलन 550 जिलों में 31 राज्यों में फैला हुआ है। उत्तरांचल के लोगों को इससे दूर नहीं रहना चाहिए। मैं उत्तरांचल के लोगों को अपील करता हूं कि इस आंदोलन में वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, उनको भी इस आंदोलन का बहुत बड़ा फायदा होगा। उत्तरांचल में भी हम लोग 85% नहीं तो क्या हुआ, मगर 60% से जरूर ज्यादा लोग हैं, इसलिए वहां पर भी हम हमारी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। वहां जागरूक करके संगठित होने की जरूरत है। अगर आप संगठित हो जाते हैं तो वहां पर भी हम अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं, आजादी हासिल कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप सभी लोगों को सामने आना चाहिए। ऐसा ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के लोग इसके लिए पहल कर रहे हैं, जागृति के पहल कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। वो आने वाले समय में इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रोल प्ले करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है